खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। विभिन्न पूजाओं को लेकर पूजा कमेटियों के साथ रानीगंज थाना में एक बैठक का आयोजन। आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी में एक की मौत एवं 2 गंभीर रूप से घायल। दुर्गापुर निवासी लक्ष्मी दे दत्ता को रोजगारी के लिए ई रिक्शा प्रदान। रानीगंज में धनतेरस यानी धनवंतरी त्रयोदशी धूमधाम से मनाई गई। भाजपा किसान मोर्चा के कर्मियों द्वारा कृषकों के साथ विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। काली पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर विभिन्न पूजा कमेटियों के साथ रानीगंज थाना में एक बैठक की गई। इस बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने सभी पूजा कमेटियों को निर्देश दिया कि कोरोना के दृष्टिकोण से इस वर्ष काफी सादगीपूर्ण तरीके से काली पूजा एवं छठ पूजा आयोजित की जाएगी। काली पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर विभिन्न पूजा कमेटियों के साथ रानीगंज थाना में एक बैठक की गई। इस मौके पर रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती, रानीगंज बोरो एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय, कुल्टी के एडमिनिस्ट्रेटर दिबेंदु भगत, रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कुनार, निमचा एवं बल्लभपुर फाड़ी के प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं विभिन्न पूजा समितियों के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने सभी पूजा कमेटियों को निर्देश दिया कि कोरोना के दृष्टिकोण से इस वर्ष काफी सादगीपूर्ण तरीके से काली पूजा एवं छठ पूजा आयोजित की जाएगी। सभी सरकारी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस वर्ष कोरोना वायरस के मद्देनजर हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि दीपावली एवं छठ पूजा के मौके पर आतिशबाजी ना हो। आतिशबाजी बेचने वाले एवं पटाखा फोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सभी पूजा कमेटियों से यह भी कहा गया कि वे इस बात का संपूर्ण ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की आतिशबाजी ना हो। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दुर्गा पूजा के समय 16 आना मां दुर्गा का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था, उसी प्रकार मां काली की प्रतिमा भी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जित की जाए एवं आतिशबाजी बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा इस मौके पर विभिन्न पूजा कमेटियों से चर्चा की गई कि छठ पूजा को लेकर किन किन तालाबों की सफाई की जा चुकी है और छठ पूजा के लिए अब तक क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और क्या व्यवस्था करना बाकी है। छुट्टी कर लो, सब चलेगा ना क्या? পরিষ্কার হয়ে গেছে, পরিষ্কার হয়ে যাবে তো আছে, সব হয়ে যাবে, ঘাট হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, পুজোটা কদিন করা যাবে স্যার? পুজোটা কদিন পর পাড়ি হচ্ছে? কদিনে? হ্যাঁ, পুজো হচ্ছে 14 তারিখে, 22-17 তারিখ বিসর্জন করে দেবে। কতটা প্রোগ্রেস করেছি আমরা? ম্যাক্সিমাম 70% উপর কাজ হয়ে গেছে। তাহলে দুদিন কাজ বন্ধ আছে কালী পুজোর জন্য, আবার সোমবার থেকে কাজ হবে। আমাদের যতগুলো 21টা ঘাট আরেকটা দেখে নেবেন। ছটের পুজোটা যেহেতু রাত্রের পুজো, আপনি গোরাবাবু পার্সোনালি একটু আপনার লোক দিয়ে দেখে নেবেন যে পর্যাপ্ত আলো আছে কি। সিভিল ডিফেন্সকে আমরা অলরেডি কথা হয়ে গেছে, সিভিল ডিফেন্সের টিম থাকবে, থানায় থাকবে। 21টা পুকুরকে একসঙ্গে কভার করার মতো সিভিল ডিফেন্স আমাদের নেই। আমরা ম্যাক্সিমাম ভিড় যে পুকুর হয় সেখানে আমাদের সিভিল ডিফেন্সের লোক, আমি চেষ্টা করছি আরও যাতে মানে মানুষের যদি ঈশ্বর না করে কোনো দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যাতে আমরা রেস্কিউ টিম নামাতে পারি সেভাবে অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে। দেখা যায় এবং স্টোন গাছ থেকে আরম্ভ করে সবই ফেলাতে শুরু করে চলছে কাজ। ওই যে আমরা বেঁধে দিই, দড়ি দিয়ে এর বাইরে যাবেন না, লাঠি পুজো আমরা করি না, এর বাইরে যাবেন না, সেইসব সব করে দেবেন যাতে। সেটা তো বড় ধরে মেন করতে হয়, ওখানে খুব জলটা বেশি আছে বলে জল অনেক বেশি। সেটা ওখানে আমাদের যে কমিটি আছে তারা বলে ওরা খুব তারা ওখানে থেকে ভাসানো হবে, ঠিক আছে, ধরে নিন আপনি। হ্যাঁ, তো মাঝখানে কালকের দিনটা আছে, একটু লোক লাগিয়ে কচুরিপানা কিছু নিচে ওনার বলতে ভুল হচ্ছে। অসুবিধা হবে না, পুকুরগুলো সাজিয়ে নিন, পরিষ্কার করে দিন। আমাদের শর্ট কমিটি আছে, শুধু এটা আপনাদের সময়ের সাথে ভদ্রতার সাথে বলবেন যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পুজো করুন এবং মাস্ক পরে পুজো করুন, ঠিক আছে। যে পুকুরগুলোতে আমাদের ম্যাক্সিমাম বর্দই আছে, পন্ডিত পুকুর আছে, ওই যে উনি বললেন এই যে আমাদের পুকুরে মুজিরবাদের পুকুর আছে, তারপরে দামোদর নদী তো আছেই। হ্যাঁ, দামোদর যদিও ম্যাক্সিমাম জল নেই। হ্যাঁ, তো যারা করবেন পর্যাপ্ত পুলিশ আমরা রাখার চেষ্টা করব, কিন্তু মানুষকে সচেতন না হলে পুলিশ দিয়ে হবে না। মানুষকে আপনাদের সচেতন করতে হবে যে করোনা কারোর বন্ধু নয়, করোনা বলে আসে না, করোনা ইনভিজিবল ভাইরাস, কোথা থেকে আসবে তার থেকে সাবধানতা বজায় রাখাটাই হচ্ছে আমাদের। আমরা এই বছর অনেক আগে পুকুর ঘাটগাড়ায় পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছি, অনেক আগে।
ঠিক 1 নম্বর। 2 নম্বর, যেগুলো কালী পূজা আছে সেখানে আমার ইঞ্জিনিয়ার আছে, তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত জায়গা কালী পূজার আশেপাশে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়, সেটাও আমরা করে দেবো। চুন টুন দিয়ে যেমন করার হয় সেরকম করে দেবো। দ্বিতীয় কথা, আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বলবো যে আমাদের যিনি মুখ্য প্রশাসক আমাদের যে মিটিংটা করেন আসানসোলে এই 10টা বড় অঞ্চলে, সেখানে উনি গাইডলাইনই দিয়ে দিয়েছেন যে পুজোটা নির্ভর করে যে কোনো উৎসব, দুর্গাপূজা, কালী পূজা, ছট পূজা, যে পূজাই হোক না কেন, ঈদ, মহরম যাই হোক, সেটা নির্ভর করে প্রথম পুলিশ প্রশাসন, দ্বিতীয়ত যারা কমিটি, যেসব কমিটি থেকে যে উৎসবগুলো হয় তাদের উপর। তো আমাদের পুলিশ প্রতি আস্থা আছে, পুলিশ যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করেন, মানুষের সাথে থাকেন, কমিটিগুলোর সাথে থাকেন। কমিটিগুলোও আমাদের যে গাইডলাইন হাইকোর্ট হোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার হোক, মেনে কাজ করে। তো আমরা মনে করি এই কালী পূজা এবং ছট পূজা পুলিশ বিভাগ, আপনারা যারা কমিটিরা রয়েছেন তারা এবং আমাদের আসানসোল পৌর নিগম, আমরা সবাই মিলে এই উৎসবগুলি ভালো করে পালন করব, যাতে আমাদের ঘরের যারা, পরিবারের যারা আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, সকলে মিলে আমরা উৎসবটা সুন্দরভাবে পার করতে পারি। আর যদি কোনো দরকার লাগে আপনাদেরকে বলছি আমি যে আমাদের পৌর বিভাগের, তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ কণার আছে, তার নাম্বারটা নিয়ে যাবেন। যখন যা লাগবে, যদি কোনো পুজো প্যান্ডেলে পানীয় জলের দরকার লাগে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন, উনি পৌঁছে দেবেন। কিন্তু ড্রাম রাখার ব্যবস্থা করবেন, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবো না। তো এই জলও আমরা দিয়ে দেবো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমরা করে দেবো। এবং আমাদের টিম আছে, সেই টিম ঘুরে ঘুরে পুজো প্যান্ডেলগুলোতে আপনাদের সাথে এবং পুলিশের সাথে যোগাযোগ রেখে আমরা উৎসবটা করব, কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে অসুবিধা আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। বলুন। মোটামুটি 15টা পুকুর ঘুরেছি। 1 মিনিট। এবং আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারদের বলে দিয়েছি এই উৎসব পার হলে এলাকার লোকদিকে ডাকতে। আপনার দেখা উচিত, আমরা যত বাড়ির নোংরা গিয়ে পুকুরে ফেলে দিচ্ছে। হ্যাঁ শুনুন না, পুকুরে ফেলে দিচ্ছে। দেখতে হবে, ভ্যাট বানাতে হবে, এই যত আছে প্লাস্টিক সব ভ্যাট বানাতে হবে, ভ্যাট বানাতে হবে। একটা এমন কোনো পুকুর নাই যেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। এটাও নাগরিক দিকে দেখতে হবে। আমাদের বলবেন আসানসোল পৌর নিগমকে, আসানসোল পৌর নিগম ভ্যাট বানিয়ে দেবে সিমেন্টে। আচ্ছা পুনর্বাবু, আমাদের লোকরা তুলে নিয়ে আসবে। আমি বলে দিচ্ছি দেখবেন না, সেটা হবে না। দীপাবলির শুভেচ্ছা। আপনারা এটা মনে করবেন যে কোভিড শেষ হয়ে যায়নি, করোনা শেষ হয়ে যায়নি। এখন থেকে আপনাদেরকে সচেতন থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। এবং পুজো কমিটিগুলোর কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য থাকে। আমাদের যেরকম মিউনিসিপ্যালিটির যেরকম বা কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব আছে, আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে শুরু করে, লাইট থেকে শুরু করে, জল থেকে শুরু করে সব রকম ব্যবস্থা আমরা যেরকম রেখেছি। আর সেরকম পুলিশ প্রশাসনের মুখ্য দায়িত্ব আছে যে এখানে ল অ্যান্ড অর্ডারটাকে দেখা। একটু আগে আমাদের আইসি সাহেব বললেন যে এখানে আতশবাজিগুলো ফোটানো যাবে না, এগুলোকে আপনারা কিন্তু মেনে চলবেন। এবং আপনারা পুজো কমিটিগুলো থেকে আপনারা এগুলো অনবরত প্রচার করতে থাকবেন। প্রচার যত করবেন তত মানুষ সজাগ হবে, সচেতন হবে। এবং তার সঙ্গে পুজো কমিটি যেগুলো আছেন আপনারা কিছু ফ্ল্যাক্স আপনারা লাগিয়ে দেবেন। এবং তার সঙ্গে যে ভলেন্টিয়ার কিছু আপনাদের আছে সেই সব ভলেন্টিয়ারগুলোকে ইউজ করবেন, যে প্রশাসন থেকে তো থাকবেই, এবং ভলেন্টিয়ার ইউজ করবেন যেন ভিড় যেন না হয়। আর লাইন মেনটেন করে, মানুষ সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে যেন মণ্ডপের কাছে যেতে পারে, পুজো দর্শন করতে পারে। আর এটুকু বলে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী দিনে আমরা এই পুজোগুলোকে আরও ভালোভাবে আমরা এই উৎসবগুলোকে পালন করতে পারি, এই বলে আমার শেষ করছি। বালিটা রাখবেন, একটা ড্রাম রাখবেন, আর ড্রামে একটা বালতি রাখবেন। এবারে আপনার ইলেকট্রিক ফায়ার হলে বালিটা ব্যবহার করবেন। ধরে নিন কোনো আপনার জেনারেটারে লাগলো, মানে ইলেকট্রিক কাইন্ড অফ ফায়ারে বালিটা ব্যবহার করবেন। আর ফায়ার কল আমাদেরকে ফায়ার কল দিবেন, চেষ্টা করবেন ফায়ার কল আমাদেরকে ডাইরেক্টলি দেওয়ার জন্য। 101, নাহলে আমাদের যা নাম্বার আছে, হ্যাঁ 2445104, সবাই লিখে নিন। 244 এটাই বলে দিন, 2445104, এটাতে ডাইরেক্ট ফোন করবেন। আমাদের নাম্বার যদি না লাগে তাহলে থানাকে আপনি ফোন করবেন। আর ফায়ার কল যখন দিবেন তো ফায়ারের নেচার, কী ধরনের আগুন লেগেছে, ধরে নিন বাড়িতে আগুন লেগেছে, পেন্ডালে আগুন লেগেছে,
তারপরে অয়েল ফায়ার আছে কি আছে ওটা অবশ্য বলবেন, কেন এখন গাড়ি নানা রকম গাড়ি আছে, গাড়ি আমাদের ওয়াটার টেন্ডার প্রচুর আছে। এবারে অয়েল ফায়ারের জন্য আলাদা গাড়ি আছে, ওটা আমরা মানে উপস্থিতি নিয়ে যাব। দেখা যাচ্ছে অয়েল ফায়ার আছে তো আমরা ফোম গাড়ি নিয়ে যাব। এবারে ন্যারো স্পেস আছে, দেখা যাচ্ছে ন্যারো স্পেস আছে, সেই জায়গায় আমরা ছোট গাড়ি নিয়ে যাব। তো ফায়ারে কী নেচার আছে, কিসে আগুন লেগেছে এটা অবশ্য বলবেন। আচ্ছা, এই আরেকটা হচ্ছে যারা পুজোর এই ইমার্শনটা দুর্গাপুজোয় যেমন হয়েছিল, শুধুমাত্র গাড়িতে তুলে ঠাকুর ভাসিয়ে দেবে, কোনো প্রসেশন অ্যালাউ না, কোনো ধরনের কোনো শোভাযাত্রা অ্যালাউ না। আপনারা জানেন রানীগঞ্জের সব থেকে প্রচলিত এবং আলোচিত এই প্রসেশন বা শোভাযাত্রা হচ্ছে 16 আনা দুর্গাপুজো। প্রত্যেকে তো বড় কিছু নেই, তারাও এবছর ট্রাকের মধ্যে ঠাকুর তুলে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে এসছে, কোনো শোভাযাত্রা হয় ওই যে বসে আছে 16 আনার কন্ট্রোলদার, ঠিক আছে, ঠাকুর ট্রাকে উঠেছে, গঙ্গায় দামোদরে গিয়ে পড়েছে। এবছর যদি যার আছে পাশে পুকুর তো তুলবেন, পুকুরে ফেলবেন, আর যার নদীতে দেওয়ার আছে একটা ম্যাটাডোরে তুলবেন, তুলে নিয়ে ফেলবেন। ম্যাক্সিমাম একটা ঢাক এলাও হবে, আর কিচ্ছু না, কোনো তাসা ব্যঞ্জন ডিজে হাবি যাবি কিচ্ছু না। আর শুধু যারা ঠাকুর ফেলবে তারাই যাবে সঙ্গে, আর কেউ না, কোনো মহিলা যাবে না, কারণ এই মহিলা নিয়ে যত ঝামেলা হয়, দুনিয়ার মহিলা চলে যাবে মুখে মাস্ক টাস্ক না পরে। আমি দেখেছি দুর্গাপুজোর সময় হিল বস্তিতে আমাকে অ্যাকশন নিতে হয়েছিল, ঠিক আছে, কোনো মহিলা যাবে না, শুধুমাত্র ঠাকুরের সঙ্গে ঠাকুর যারা ভাসাবে তারা একটা ম্যাটাডোরে উঠে যাবে, পায়ে হেঁটে কেউ যাবে না। যদি হ্যাঁ পায়ে হেঁটে যাবে, মানে মন্দির আছে তার পাশে পুকুর আছে, ঠিক আছে ভাই কাঁধে তুলে নিয়ে ফেলে দিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু ধরুন এখান থেকে আপনার দূরের পুকুরে ফেলতে হবে কিংবা নদীতে ফেলতে হবে, গাড়ি ভাড়া করতে হবে, তো অনলে গাড়িতেই যাবে, হেঁটে কেউ যাবে না। যে কজন যাবে, যে কজন ফেলবে সেই কজনই যাবে, কোনো শোভাযাত্রা আরও হবে না, ঠিক আছে। আর ফাংশন নিয়ে তো সরকারের নির্দেশিকা আছেই, দরকার হলে আমরা গ্রুপে বা ইসে আমরা পাঠিয়ে দেবো, ওটা আমাদের কাছে আছে নির্দেশিকা। আর হাইকোর্ট অর্ডার আছে রাত্রি 10টার পরে মাইক না বাজানো, ছটের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আপনারা দেখে নেবেন, ঠিক আছে। আর বাজি কোনো এটা মাথায় রেখে দেবেন, বাজি মানে শব্দবাজি না। এই বছরের জন্য যে বাজিতে ধোয়া হয়, যে বাজিতে আগুন জ্বলে, সেরকম সমস্ত বাজি ব্যান। আতশবাজি, আলোকবাজি, শব্দবাজি, অল কাইন্ড অফ বাজি এবছর হাইকোর্ট থেকে ব্যান আছে। কোনো রকমের বাজি ফোটানো যাবে না, কেন? বাজির যে ধোয়া তার থেকে বায়ু দূষণ হবে, তার থেকে করোনার প্রকোপ বাড়বে। এটা ডাক্তাররাও বলেছে, সায়েন্টিস্টরাও বলেছে যে বাজির ধোয়ার থেকে করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে, সংক্রমণের আশঙ্কা আছে। তার জন্য হাইকোর্ট অর্ডার করেছে। আমরা আজকে দেখলাম খবরে যে সুপ্রিম কোর্টও হাইকোর্টের অর্ডার বজায় রেখেছে। কাজেই পুলিশ কিন্তু বাজি অভিযান করবে, কালী পুজোতেও করবে, ছট পুজোতেও করবে। তখন কিন্তু আমাকে কেউ বলবেন না যে স্যার পুজোর মাঝখানে আমাদের পুজোর আনন্দ বানচাল হয়ে যাবে। মাইকিং আমি করে দেবো, আজকেও হবে, কালকেও হবে, কিন্তু যারা লোকাল কমিটি, যারা লোকাল লোক পুজো করে, পুলিশের একার দায়িত্ব নয়, তাদেরও দায়িত্ব আছে তার এলাকার মানুষকে অ্যাওয়ার করার জন্য, সচেতন করার জন্য। আপনারা সচেতন করবেন যে ভাই বাজি ফাটিয়েছ, পুলিশ আসবে, যদি তুলে নিয়ে যায়, পুলিশ কিন্তু কোনো অনুরোধ উপরোধ শুনবে না, তার এগেন্স্টে কিন্তু কন্টেম্প অফ কেস বা যে সেকশন আছে যথাযথ সেকশনে কেস হয় না। মানবিক হতেও পারবে না। আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে, হাইকোর্টের আন্ডারে কাজ, আমরা হাইকোর্ট অর্ডারে কাজ করছি, আমাদের দায়িত্ব দেওয়া আছে, আমরা কিন্তু কোনো রকম অনুরোধ উপরোধ শুনবো না, কোনো রিকোয়েস্ট শুনবো না। আমরা যথাযোগ্য যে আইনি ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা তার এগেন্স্টে নেওয়া হবে। বাজি অনুযায়ী পাওয়া গেছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल थाना अंतर्गत खास काजोड़ा में बुधवार रात नौनिया समाज में आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी में स्थानीय निवासी धर्मवीर नौनिया की मौत हो गई। वहीं पन्ना नौनिया और महेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए। अंडाल थाना अंतर्गत खास काजोड़ा में बुधवार रात नौनिया समाज में आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी में स्थानीय निवासी धर्मवीर नौनिया की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पन्ना नौनिया और महेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार अंडाल के खास काजोड़ा में बुधवार रात धर्मवीर नौनिया अपने दोस्तों के साथ दुकान पर बैठा था। आरोप है कि उसी समय विद्युत नौनिया अपने गुंडों के साथ मौके पर पहुंचा और धर्मवीर नौनिया और उसके दोस्तों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना को लेकर इलाके में गोलियों की गूंज से दहशत फैल गई। धर्मवीर नौनिया को उसका भतीजा गंभीर अवस्था में दुर्गापुर अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही धर्मवीर नौनिया की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को दुर्गापुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ घटना को लेकर गुरुवार सुबह अंडाल थाना का घेराव कर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
स्थानीय लोगों ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया ने कहा कि इलाके में गुंडागर्दी होने नहीं दी जाएगी, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एवं उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र नौनिया, विद्युत नौनिया, चंदन नौनिया, कुंदन नौनिया, शंकर नौनिया, प्रेम नौनिया को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 मुख्य आरोपी सत्येंद्र नौनिया और सूरज नौनिया फरार है। पुलिस बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। दूगो बाकी के ना है, 8 भाई है। सब भाई है। सुनिए ना, तो बात ऐसा है कि हम लोग इसका पूरा कार्रवाई करेंगे। आप लोग का मदद चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर आप भरोसा कीजिए, हम लोग क्या है, हम लोग तो आप लोगों के साथ है, हम लोग के साथ है। ऐसा बात नहीं है। किस साथ में बोल रहे हैं? मेरा चाचा के साथ है। चाचा क्या नाम है? धर्मवीर ननिया, घटना कौन किया था? ये सूरज ननिया, सत्येंद्र ननिया, देवानंद ननिया। ये लोग किया था? कितना रात में किया था? 11 बजे रात में। क्या क्या झमेला हुआ था, कुछ पता है? झमेला दूसरा जो लेके था, मेरे चाचा को मार गुजर गया। वो छुड़ाने आया था, उसमें दिया गोली चला। झगड़ा किसे हो रहा था? झगड़ा हो रहा था, ये पहले मेरा छोटा चाचा को मार रहा था, तो मेरा बड़ा चाचा आया बचाने के लिए, तो आया तो गोली भी चलाने स्टार्ट कर दिया। छोटा चाचा क्या नाम है? ये पन्ना ननिया, उन्होंने मार रहा था। पन्ना ननिया को मार रहा था। अच्छा, तो आपको चाचा बचाने आया, महिला चाचा? मैं फ़ोन उन किया तो अकेले लड़ने के लिए नहीं आया, अकेले आया, सोचा छुड़ा देंगे। आप क्या जाने कौन जाना, गोली चला दे दिया, गोली चला। तो संगे संगे डेथ कर गया चाचा को? संगे संगे डेथ कर गया चाचा ना? हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, सीरियस है। धर्मवीर चाचा तो डेथ कर गया ना? धर्मवीर पता नहीं से बोला सीरियस है। सीरियस बोल रहा है? मैं 2 जगह गोली लगा, कहाँ कहाँ? एक पेट के पास, एक छाती के इधर, राइट साइड 7.5। अच्छा, आप लोग कंप्लेन पुलिस भी आया था रात में? आया था। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते, सजा चाहते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। এখন এই মুহূর্তে আমি ঠিক বলতে পারছি না, সব এক জায়গারই লোক। কী কারণে খুনটা হয়েছে এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নেই, কিন্তু সব এক জায়গারই লোক। সবাই তৃণমূল যে মারা গেছে? হ্যাঁ, যারা কিন্তু যে মেরেছে, নাম উঠে আসছে কি বিদ্যুৎ মেরেছে, এটা একদম ঠিক হয়নি। এই কোনো খুনি এইগুলো একদম ঠিক হয়নি। এটা আমাদের এলাকাতে একদম বরদাস্ত করা যাবে না, সে যে কেউ থাকে। এর পিছনে বলছেন কি একটা ডিওর ঝামেলা আছে, এটা কতটা সত্যি? সেটাই এই মুহূর্তে আমি ঠিক বলতে পারছি না যে কিসের নিয়ে ঝামেলা, কারণ ডিও বা আর কোনো জিনিসের ঝামেলা হতে পারে, কিন্তু এইরকম কোনো খুনিটা কে বরদাস্ত করে? কোনো খুনিটা একদম। বলছি দাদা, যে মানে যে মৃত আর যারা মেরেছে তারাই নাকি ওই তৃণমূল দলে, দুজনে তৃণমূলের দল করে। তৃণমূলের সমর্থক তো আমাদের সব তো আজকে দিনে তৃণমূলেরই লোক, গোটা এলাকাটাই তো তৃণমূল। ঠিক আছে। হ্যাঁ, বিদ্যুতের সঙ্গে আবার কিছু সকালে বেলা হরকত হয়েছে। বিদ্যুৎ বলেছে তোমার হ্যাঁ একদিন আগে একদিন, ঠিক আছে। তো এটা আমি শুনলাম কালকে বিকালে, আর রাত্রে ঘাটটা ঘটে গেছে। তো এই মানে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি এই মার্ডারের পেছনে? কারণ কি বললাম, সকালে ঝামেলা ছিল, এখন 7-8 ভাই আছে। এমন কি ঘটনা হলো কি গুলি চালাতে হলো? ও এখন 1 সপ্তাহ ধরে যা আমি শুনছি, বিজয় দশমীকে এখানে বিজয় দশমীতে এসে এখানে বলে গেছে
যেন নিরালাকে মনে হচ্ছে গুলি মার্ডার করে কে বলেছে এটা? ধর্মেন্দ্র বলেছে। ধর্মেন্দ্র বিদ্যুৎ বড় হয়েছে, বড় সেকেন্ড হ্যাঁ। তারপরে কয়েক লোক সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়েছে, সবকে থ্রেটি করছে যে তোমাকে গুলি করবো, গুলি করবে। धर्मवीर को भी सुनते हैं, कल सवेरे बोला था गोली करने, হ্যাঁ। আর রাত্রি ঘটনা ঘটে গেছে। আচ্ছা, এই ঘটনার পরে এখনো পর্যন্ত কি পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছে? পুলিশ তো আমি শুনছি যে মোটামুটি পার্সেন্টেজ আসামি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, মানে শুনেছি। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ অ্যারেস্ট হয়ে গেছে শুনেছি, ধর্মেন্দ্র অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, আর যে 5-7টা ভাই আছে। তো এই যে আপনারা বলছেন এখন মানে এখানে মানে যেখানে আমরা গেছিলাম সেখান থেকে আওয়াজ উঠছে নাকি অন্ডাল থানা ঘেরাও করা হবে, তাহলে যদি আসামি যদি অ্যারেস্টই হয়ে থাকে তাহলে থানা ঘেরাওয়ের কারণ কি? থানা ঘেরাও করার একটা ভালো ডিমান্ড এদের করেছে যে 1 মাস মধ্যে চার্জশিট দিতে, কেসকে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। দেখুন, আপনি তো মিডিয়া কর্মী আছে, এটা আমরাও প্রশাসনকে বলবো যে প্রশাসন যদি সঠিক ডিসিশন না নেয় তো বাঁচার অধিকার তো আমাদের সবার আছে। কেউ এসে গুলি করে চলে যাবে, আমরা তো ক্যামেরা দিয়ে ফটো খিঁচবো না। এই জন্য যা পাবলিক ডিমান্ড করেছে তাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি, ঠিক বলেছে যে ঘটনার যে আসামি 1 মাস মধ্যে চার্জশিট দিয়ে সেটা পানিশমেন্ট। আপনারা মানে সব থেকে বেশি শাস্তি কি চাইছেন? যে হবে ওইটা কানুনের ব্যাপার আছে, ওইটা আমি আপনি বলতে পারবো না, আপনিও বলতে পারবেন, আমি ওইটা জাজ সাহেব ব্যাপার আছে, কি শাস্তি হবে, কি করেছে সেটা শাস্তি হবে। आपके पार्टी की सरकार है, पुलिस भी एक तरीके से सरकार के अंडर में, क्योंकि आपको लगता है पुलिस इसमें देखिए, पार्टी की सरकार है ठीक है, लेकिन आम जनता तो कल भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए पार्टी बोले, सरकार बोले, हम लोग जनता के साथ, जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ को हम लोग स्वागत चला। पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, पुलिस पे भरोसा है। বলছি এটা কোনো 100% ভরসা है। দাদা এটা কোনো রাজনৈতিক ব্যাপার না তো? এটা আমি বলতে পারবো না, যেটা জানা যাচ্ছে যে যিনি মার্ডার হয়েছেন তিনিও তৃণমূল করেন আর যিনি মার্ডার করেছেন তিনিও তৃণমূল করেন, এটা কি সত্যি দুজনেই তৃণমূল করেন? তৃণমূলের কি বলা যায়, কোনো লিডার তো নেই, তৃণমূলের সমর্থক আছে এখানে, তো মোটামুটি 90% লোক সব তৃণমূলের সমর্থক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, थोड़ा सा बाद में फोन दोगे हैं तो आपका सभी लोग यहाँ 90% आगे तृणमूल कांग्रेस से समर्थक है यहाँ पर, और उसमें अब क्या बोला जाएगा, जिसको बोले हमारा नहीं है हमारा है, उसी तरह से क्या आपके ऊपर वर्चस्व की लड़ाई एक हो रही है इलाके में कि आपको दबा के कोई दूसरा ग्रुप उठना चाह रहा है? देखिए, हम लोग वर्चस्व की लड़ाई क्या बोलेंगे, वर्चस्व की लड़ाई कुछ नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग नहीं है। देखिए, आप तो मीडिया कर्मी है, ये घटना ये बात है कि थोड़ा सा प्रशासन यदि आगे से एक्टिव होता आज ये घटना नहीं होता। कैसे? बहुत टाइम में घटना घट गया, आपको पता नहीं है। आज से 1 जनवरी जो आपका लोकसभा इलेक्शन था, ख्याल है, उससे 1 दिन पहले गोली चलाया था, बम चलाया था, যেখানে বোমও পাওয়া গেছিল কিছু। হ্যাঁ, আপনারা জানেন। তারপরে আবার একদিন ঘটনা ঘটেছে, তারপরে আবার একদিন ঘটনা ঘটেছে, আর এই বিজয় দশমীতে ঘটনা এখানে এই পার্টি বসে গালাগালি করে গেছে। আচ্ছা দাদা, মানে এই যে सब जानकारी है इसमें? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, लेकिन पुलिस हल्के में थी। तो अगर ये घटना पर थोड़ा सा भी ठीक से अगर एक्शन करता तो आज ये घटना नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं। अंडाल से कैमरामैन रमानंद पासवान के साथ मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने की पहल की शुरुआत गुरुवार दुर्गापुर में की गई, जहां लक्ष्मी दे दत्ता नामक गरीब महिलाओं को रोजी रोटी के लिए सरकारी नियम के जरिए उसे ई रिक्शा प्रदान कर रोजगार का अवसर प्रदान किया। दुर्गापुर के महकमा शासक अनिर्बान कोले ने महिला को चाबी देकर ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी। महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार जहां समाज की कुव्यवस्था को उजागर करते हो, वहीं इस विषम परिस्थितियों में पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कर्म क्षेत्र में महिलाएं भी अपनी पहचान बना रही है। सरकार द्वारा भी महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी ही एक पहल की शुरुआत गुरुवार दुर्गापुर में की गई, जहां एक गरीब महिला को सरकारी नियम के जरिए ई रिक्शा प्रदान कर रोजगार का अवसर प्रदान किया गया। दुर्गापुर के महकमा शासक अनिर्बान कोले ने महिला को चाबी देकर उसे ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी। लक्ष्मी दे दत्ता दुर्गापुर के कोरंगोपाड़ा निवासी समीर दे की पत्नी है। लक्ष्मी पिछले 2 वर्षों से ई रिक्शा चलाकर अस्वस्थ पति एवं बच्चों की परवरिश कर रही है। सरकारी मान्यता न मिलने से लक्ष्मी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
इसी दौरान यात्री ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर गगनदीप सिंह जी की नज़र लक्ष्मी पर पड़ी एवं उन्होंने लक्ष्मी को सरकारी नियम के तहत ई रिक्शा प्रदान कराने में हर संभव सहयोग किया। लक्ष्मी ने बताया कि घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर महिलाओं को रोजगार करना वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है। पति का अचानक अस्वस्थ हो जाने से मेरे घर में पूरी तरह से बिखर गई थी। अब ई रिक्शा मिलने के कारण मैं अपने घर के लिए और बच्चों के लिए पैसे कमा सकती हूँ, जो मेरे घर और परिवार के लिए काफ़ी अच्छी बात है। কত বছর থেকে আপনি এই টোটো চালাচ্ছেন? করছেন? 2 সাল হয়ে গেছে। 2 বছর থেকে চালাচ্ছেন। আজকে কি নতুন গাড়ি পেলেন, কিভাবে পেলেন? দুর্গাপুর মহকুমা শাসক এআরটিও এবং আমার গগনদীপ ভাই ওদের সহযোগিতা এবং তাদের নিয়ম অনুসারে গভর্নমেন্ট রুলস হিসাবে আমাকে ওনারা কাগজপত্র সহযোগিতা করেছে এবং চালানোর জন্য উৎসাহ দিয়েছে যে আমরা আপনাকে গভর্নমেন্ট স্বীকৃত লাইসেন্স প্রাপ্ত গাড়ি দেব। ওনাদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। আপনি যে রুটে আগে গাড়ি চালাতেন, হ্যাঁ, কোন রুট থেকে কোন রুটে গাড়ি চালাতেন? আমি স্টেশন বাজার টু মুচিপাড়া। এই দুর্গাপুরে তো আপনি প্রথম মহিলা যে টোটো চালাচ্ছেন, তো এই ছেলেদের মধ্যে আপনার কোনো অসুবিধা হয় না? ওদের মধ্যে আমার না টুকটাক করেছিল, তারপরে ওরা আমার সাথে আর করেনি। এই যে পুরনো গাড়ি যেটা ছিল সেটা কি আপনার লাইসেন্স প্রাপ্ত ছিল? না না না। এবারে গাড়িটা কি পেলেন? এবারে গাড়িটা আমরা গভর্নমেন্ট রুলস হিসাবে এসডিএম নিজে দিয়েছেন আমাকে, যেটা গভর্নমেন্ট স্বীকৃত মুখ্যমন্ত্রী প্রাপ্ত যেটা গাড়িটা ওনারা নির্বাচন করেছিলেন, সেই গাড়ি আমাকে ওনারা প্রাপ্ত করেছে, এসডিএম আরটিএম গগনদীপ সিং। আপনার নাম? লক্ষ্মী দেদক। आपने एक महिला को देखे एक टोटो दिए, क्या चिंता भावना लेकर इसको आप टोटो दिए? কিভাবে পাওয়া গেল বা কিভাবে? হ্যাঁ, পাওয়া গেল মানে ইনার একটা আমি দেখেছিলাম, ইনার একটা বহুত আগে একটা পেপার में একটা ইয়ে था इनका आर्टिकल, इनका आर्टिकल ছিল ইনার একটা, তো আর্টিকেল অনুসারে ওখানে দেখেছিলাম কি ইনি বহুত অ্যাক্টিভ আছেন মহিলা হিসাবে, প্লাস ইনার খুব অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, তো সেটা যদি কিছু করতে পারতাম সেটার জন্য আমি এসডিএম সাহেবকে একটা অনুরোধ করে জানিয়েছিলাম। তো এসডিএম সাহেব একটা চিন্তাভাবনা করেছেন কি কোনো রাস্তা যদি বের করা যায় তাহলে এটাকে ইয়ে করা হবে, কেন এটার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা ভাবনা করেছিলাম। তো আজকে আমি খুবই খুশি হলাম যে এসডিএম সাহেব এনাকে হাতে চাবিটা দিয়ে দিল এবং এই আরটিও সাহেবদের সহযোগিতাতে এই কাজটাকে যে করা হয়েছে। এই যে নতুন গাড়ি যে স্বীকৃতি পাওয়া যায় গাড়ি সরকারের, সেটা কীভাবে পেলেন? এটা পেলেও মানে ওটা পুরোনো গাড়িটাকে যেভাবে স্ক্র্যাপ করে এটাকে নতুন করে দেওয়া, সেই সিস্টেমে গভর্নমেন্টের যেটা আইনা অনুসার যেটা আছে আন্ডার সেকশন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট 1989 তার অনুসারে ইয়ে করা হয়েছে। গ্রামের মধ্যে মানে পুরোনো গাড়ি যে এখন মার্কেটে দেখুন, এনাকে একটা বলে দিই আপনাকে আমি একটা জিনিস জানিয়ে দিই, এনার যেটা রেট যেটা পড়েছে একটু বেশি পড়েছে, যেহেতু মহিলা কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে এনার ফাইন্যান্স করা হয়েছে, তা সেখান থেকে 1,60,000 টাকা এনার দাম পড়েছে মহিলা কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে। তা এবারে ব্যাংকের মাধ্যমে করলে একটু যেটুকু করা সেটুকুই করেছে। আপনার নাম? গগনদীপ সিং। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार खरीदारी करता है। वैसे तो धनतेरस 2020 में 13 नवंबर शुक्रवार मनाई जाएगी, परंतु कुछ लोग 12 नवंबर बृहस्पतिवार को भी धनतेरस मना रहे हैं। इस साल धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत और नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। इस वजह से इस दिन को और भी ज्यादा खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि शुभ संयोगों के मिलन की वजह से धनतेरस का दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है। कोरोना के कहर के बावजूद गुरुवार धनतेरस को लेकर रानीगंज, जामुड़िया, कोयलांचल के बाजार में लोग खरीदारी करते दिखे। इस दौरान जगह जगह पर स्टील के बर्तन, सजावट की सामग्री, मां लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति बिकते दिखे एवं लोग काफी उत्साहित होकर धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान बाजार में बर्तन की दुकान, गहनों की दुकान, सजावट की सामग्री की दुकानों में काफी चहल पहल देखी गई।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिला के भाजपा किसान मोर्चा के कर्मियों द्वारा बांकुड़ा कृषि भवन के समक्ष कृषकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आलू के बीजों के दाम में अस्वाभाविक रूप से वृद्धि कर दी गई है, जिसका प्रतिवाद कृषकों द्वारा किया जा रहा है। बांकुड़ा जिला के बीजेपी किसान मोर्चा के कर्मियों द्वारा बांकुड़ा कृषि भवन के समक्ष कृषकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आलू के बीजों में अस्वाभाविक रूप से वृद्धि कर दी गई है, जिसका प्रतिवाद कृषकों द्वारा किया जा रहा है एवं धान के उचित दाम की मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कृषकों का कहना है कि आलू के बीज के दाम में वृद्धि करने से आलू की खेती करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी कृषक हैं जो कि सिर्फ आलू की खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं, परंतु आलू के बीज के मूल्य में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप उन्हें काफी मुश्किलें हो रही हैं। प्रदर्शन कर रहे कृषकों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ओर आलू के बीज के दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी ओर कृषक धान को उचित मूल्यों में नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ इस राज्य में कृषकों के सम्मान निधि प्रकल्प चालू होने के बाद कृषकों को 1000 रुपए सरकारी मदद मिलती, परंतु अब तक वह भी चालू नहीं की गई एवं इसके लिए उन्होंने संपूर्ण रूप से राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रचंड समस्या सृष्टि হয়েছে। আলু বীজের দাম আকাশ ছোঁয়া, বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। আলু বীজ পাইকার কালোবাজারি করছে দালালরা, প্রকৃত আলু চাষিরা আলু বীজ পাচ্ছে না। এখনই তো 40 টাকা দাম হয়েছে, এইভাবে যদি চলতে থাকে আগামী বছর 100 টাকার অধিক আলু বীজের দাম হবে। মানে আলু চাষ প্রচণ্ড মার খাইছে, চাষিরা জমি প্রস্তুত করার পরে আলু লাগাতে পারছে না বীজের জন্য। যেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে কৃষি নীতি প্রকল্প চালু করবে বলেছিল, সেটা এই রাজ্যে চালু হয়নি। সেটা চালু হলে কতটা সুবিধা হতো আপনাদের আলু চাষ? সেটা চালু হলে সমস্ত সুবিধা হতো, আলু চাষিরা চাষ করতে পারত, আলু চাষিরা সস্তায় লোন পাইত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে 6000 টাকা সেটাও তারা পেত। অতএব এই রাজ্য সরকার চাষিদের সমস্ত রকমের সমস্যায় ফেলেছে এবং আলু চাষিরা এখন প্রচণ্ড রকমের মার খাচ্ছে। বর্তমানে যে আলুর যে বাজার দর রয়েছে সেই বাজার দর এবছরে আলু চাষ করতে গেলে বীজের কি দর রয়েছে এবং কি পরিমাণে আলু চাষিদের ক্ষতি হতে পারে? বীজের দাম 100 টাকার অধিক আছে, তাও উন্নত মানের বীজ পাওয়া যাচ্ছে না। বীজে ভেজাল হচ্ছে এবং কালোবাজারি যারা করে তারা বাজারে ক্রাইসিস সৃষ্টি করেছে, বীজ পাওয়াই যাচ্ছে না। এই ক্রাইসিস কারা সৃষ্টি করছে? এই ক্রাইসিসটা সৃষ্টি করছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী যারা দালাল আছে তারাই সৃষ্টি করছে। আপনারা কি জানেন? আমরা চাইছি সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এবং আলু চাষিরা যাতে ন্যায্য মূল্যে বীজ ক্রয় করতে পারে এবং উন্নত মানের বীজ যাতে পায়। সঠিকভাবে না সব কিছু হলে কি আন্দোলন আরো বৃহত্তর হবে? হ্যাঁ, বৃহত্তর আন্দোলন হবে, এটা আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ। আমার নাম ধবলেন্দু মিশ্র, বাঁকুড়া জেলা কিষাণ মোর্চা সভাপতি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में कार्य करने वाले 365 आशा कर्मियों को गुरुवार नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने घर घर स्वास्थ्य सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा किट के साथ एक परिचय पत्र भी प्रदान किया। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में कार्य करने वाले 356 आशा कर्मियों को गुरुवार नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने घर घर स्वास्थ्य सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य किट के साथ परिचय पत्र भी प्रदान किया। यह स्वास्थ्य किट में डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल वॉच, बेबी वेटिंग मशीन, अन्य जांच उपकरण थे, ताकि आशा कर्मी घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य निगरानी सही ढंग से कर सके। वहीं इन आशा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य साथी स्मार्ट कार्ड भी दिया गया। इस कार्ड के माध्यम से आशा कर्मी पंजीकृत अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकेंगी। इस अवसर पर प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने कहा कि तृणमूल हमेशा भाजपा से 4 कदम आगे रहा है एवं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि आज 356 आशा कर्मियों को स्वास्थ्य साथी स्मार्ट कार्ड प्रदान किया गया है। मौके पर इस दौरान डॉक्टर दीपक गांगुली, पूर्व पार्षद वसीम उल हक सहित अन्य उपस्थित थे। आसनसोल कॉरपोरेशन के अंदर में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा HSW को ट्रेनिंग करने के बाद आशा कर्मी का डिग्नेशन दिया गया। 356 आशा कर्मी हैं, जिसको स्वास्थ्य विभाग ममता बनर्जी की तरफ से इन लोगों को फील्ड में काम करने के लिए थर्मामीटर, वेट मशीन, बेबी कवर,
डिजिटल क्लॉक, ये तमाम चीज़ और इन लोग का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। आज हम लोग के आसनसोल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन इंद्र कुमार तिवारी अपने हाथों से इन लोगों को देंगे और ये आशा के साथ कि इलाके में ये लोग जाके इसको पूरा जिस तरह से ममता बनर्जी स्वास्थ्य का काम को घर घर पहुंचाना चाहती हैं, सभी का ख्याल रखना चाहती हैं, ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस काम में जुटी रहेंगी। हम लोग का चेयरमैन साहब इंद्र तिवारी अपने हाथों से देंगे। उपस्थित हैं हमारे हेल्थ ऑफिसर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दीपक गांगुली साहब और प्रोजेक्ट के दिगर मैनेजर। আপনারা জানেন যে হেলথ পরিষেবা একদম মাইক্রো লেভেল অবধি পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যেই আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় 356 জন যারা আরবান আশা ওয়ার্কার আছেন HSW তাদেরকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছিল সরকার এবং আজ তাদের প্রত্যেককে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হলো এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকটা করে কিট দেওয়া হলো যার মধ্যে ডিজিটাল থার্মোমিটার, ডিজিটাল ওয়াচ, বেবি ওয়াশিং মেশিন, ওয়েটিং মেশিন, বেবি কভার ব্যাগ সবটাই দেওয়া হলো এবং এর ফলে আরও মাইক্রো লেভেলে প্রত্যেকে বাড়িতে প্রত্যেক প্রান্তিক এলাকাতে পৌঁছে মায়েদেরকে বাচ্চাদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আশা দিদি যারা আছেন তাদের সুবিধা হবে এবং তাদেরও ফিউচার যাতে ব্রাইট হয়, তাদের ফিউচার যেন অনিশ্চয় না থাকে তারও ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। আসানসোল পৌর নিগমের তরফ থেকে এই কাজটি আজ আমরা শুরু করব। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार आतिशबाजी की बिक्री और जलाने के प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छिपे पटाखों की बिक्री की जा रही है। गुरुवार रानीगंज पुलिस ने रानीगंज बाजार में पटाखे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया, जहां रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित एक दुकान से लगभग 35,000 रुपए के पटाखे जब्त किए गए। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार आतिशबाजी की बिक्री और प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छिपे पटाखों की बिक्री की जा रही है। रानीगंज पुलिस को इसकी सूचना लगातार मिल रही थी। बीते दिन पुलिस ने कोरोना के मद्देनजर हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर दुकानदारों को आतिशबाजी बिक्री न करने का अल्टीमेटम भी दिया था। इसके बाद भी कई दुकानदार दीपावली को लेकर पटाखों की बिक्री कर रहे थे। गुरुवार रानीगंज पुलिस ने रानीगंज बड़ा बाजार में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक अभियान चलाया, जहां रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित एक दुकान से लगभग 35,000 रुपयों के पटाखे जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा कोरोना के मद्देनजर निर्देश जारी किया गया है कि इस वर्ष सभी पूजा काफी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी एवं दीपावली में आतिशबाजी की सख्त मनाही की गई है। सभी दुकानों को निर्देश दिया गया कि वे इस वर्ष पटाखों की बिक्री ना करें। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाई जा रही है एवं जांच अभियान के दौरान यह पटाखे जब्त किए गए। इस अभियान में रानीगंज थाना के एसआई नूर मोहम्मद, अंजन रजक, मोहम्मद जोहार आदि मौजूद। ঠিক আছে ভাই, একদম বাকি বিক্রি হলে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের আমি বলেছি স্যার, আমি যেটা মালগুলো ছিল সেগুলো সেগুলো আমি মানে যার কাছে নিলাম তাকে অলরেডি দিয়ে দিই ওই আসানসোলে ওকে পাঠাই দিয়েছি। কেন আমার মোটামুটি না 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 টোটালি বন্ধ। আমি মালাই কম তুলেছি, আমি মালাই কম তুলেছি, ওই উপরটা थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला स्थित बायना क्लब प्रांगण में CMS HMS की ओर से विजयदशमी की विजय मिलन समारोह आयोजित की गई। इस मिलन समारोह का आयोजन CMC HMS बहुला कोलियरी शाखा ने किया। बैठक में उपस्थित अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता और उत्तरी भेंट कर किया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला स्थित बायमा क्लब प्रांगण में CMC HMS की ओर से विजयदशमी की विजय मिलन समारोह आयोजित की गई। इस मिलन समारोह का आयोजन CMC HMS बहुला कोलियरी शाखा ने किया। बैठक में उपस्थित अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता और उत्तरी भेंट कर किया। इस अवसर पर CMC HMS के महासचिव शिवकांत पांडे, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल चैटर्जी, उमेश मिश्रा, ECL सेफ्टी बोर्ड सदस्य सब्बे आलम, संगठन सचिव सफल सिन्हा, केंद्र एरिया सचिव BN कोइरी, अध्यक्ष श्याम,
हरीन्द्र सिंह बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सपन मंडल, बिहारी सिंह तृणमूल माइनॉरिटी सेल के नेता मेराज हुसैन, बहुला सीएमसी एचएमएस के अध्यक्ष सिपाही चमार और सचिव शेख जुहूर, ओसित मंडल, शिवनाथ घोष तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। इस विजय मिलन समारोह को संबोधित करते हुए शिवकांत पांडे ने कहा कि सीएमसी एचएमएस के पूर्व अध्यक्ष हमारे स्वर्गीय मुनाजिर हुसैन जी, जिनके परिश्रम से ईसीएल में श्रमिक संगठन एचएमएस को आगे बढ़ाया, आज वो हमारे बीच भले ही मौजूद ना रहे, लेकिन उनके पुत्रों का सहयोग हमेशा रहा है। उनकी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग के साथ आपके बीच बराबर हैं और उनकी शुभकामना पूरी तरह से आपके साथ है। आज का जो ये विजय सम्मेलन हम लोगों ने रखा है, इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य निहित है। आप सब जानते हैं कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जो इसके पहले अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके पहले अध्यक्ष थे मुनाजिर हुसैन, जो जिसको सही मायने में अगर कहा जाए कि श्रमिकों से जुड़ा हुआ पहली बार ऐसा कोई नेता था जो केवल पद के लिए नहीं थे। लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष होता है केवल लिखा रहता है या कभी कभी बैठक में अध्यक्षता करने के लिए होता है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे एक अध्यक्ष थे जो जनरल सेक्रेटरी से ज्यादा एक्टिव हो। मैं एक दिन की घटना में कभी कभी सोचता हूँ अकेले में, एक दिन हम लोग परसिया में मीटिंग करने वाले थे और वो उसके एक दिन पहले रानीगंज हॉस्पिटल में भर्ती थे। जब मैं मीटिंग स्थल में पहुंचा तो देखा कि वहाँ बैठे हुए, तो मैंने कहा कि आप कैसे आ गए, आप तो हॉस्पिटल में थे। तो बोला बाबा मैं रिलीज करा के आ गया हूँ, मीटिंग करूंगा, तबीयत ठीक नहीं लगेगी तो फिर चला जाऊंगा। तो मुझे ये जो लगता है ये बहुत छोटी बात नहीं है। आजकल हम लोग कितना सोचते हैं, हमारे तमाम साथी ऐसे हैं, मुझे दुख होता है कि जो आयोजनों में इस तरह के मीटिंगों में बैठकों में बिना कारण के भी कभी कभी अनुपस्थित होते हैं। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रमानंद पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नियामतपुर डीसरगढ़ रोड स्थित टहरम के समीप एक ईसीएल कर्मी के घर में दिन दहाड़े 6 डकैतों ने घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण इलाके में सनसनी फैल गई। नियामतपुर डीसरगढ़ रोड स्थित टहरम के समीप एक ईसीएल कर्मी के घर में दिन दहाड़े डकैती की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 6 डकैत नियामतपुर टहरम के समीप ईसीएल कर्मी राजेंद्र प्रसाद यादव के घर में घुस गए। घर में मौजूद राजेंद्र प्रसाद यादव की बहू प्रियंका की पिटाई की। इसके बाद उससे अलमारी की चाबी लेकर प्रियंका के देवर धर्मेंद्र यादव के नौकरी से संबंधित सभी कागजात ले लिए। विरोध करने पर जाते समय उक्त गिरोह के लोगों ने प्रियंका का मंगलसूत्र भी छीन लिया। इस घटना के समय राजेंद्र यादव की पत्नी अपनी बेटी के साथ बाजार गई थी। घर में उसकी बहू प्रियंका एवं उसका छोटा बेटा घर में मौजूद थे। इलाके में दिन दहाड़े डकैती की घटना से स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष है। लोगों ने बताया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण इलाके में दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस घटना के बाद से ईसीएल कर्मियों में दहशत है। भैया दुपट्टे से बांधा हुआ है उसको, वहाँ पे कोना में पटक इसको पूरा कपड़ा में बांध दिया था। बच्चा 2 बच्चा, दोनों बच्चा को पूरा मारा है। वो लोग चिल्लाएगा तुम लोग तो तुम लोग को मार देंगे, जान से मार देंगे। कपड़ा वपड़ा उधर फाड़ के फेंका, पूरा बांध दिया था मुंह इसको। ये पूरा जोड़ भर अपना पूरा हाथ पर चलाइए, मारिए वो लोग। अरे बहुत भीतर मारा, उठते सका 10 मिनट में अपना कांड कर दिया। साढ़े मैंने 10 राखिए, 10-20 में हम बाहर आए हैं, अब 6:45 बजे में हाथ
एक मोबाइल उधर से लेके निकल थाना गए सर देने के लिए FIR नहीं लिया गया। GD लेके बोला अपना हाथ सरेंडर कर दे रहा है। 5,000 रुपया हमारा औकात नहीं है कि घर में 5,000 रुपया बोले नहीं क्या गारंटी है कि इससे पहले ई वाला इंक्वायरी करे ना, पुलिस अभियोग कर हम आपको बता रही घर में क्या बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस है उसको अलाउ रखिए। अभी अगर जो पूछ रहे हैं सब संतुष्ट होंगे, संतुष्टि बताइएगा, नहीं संतुष्ट होंगे क्या नाम है बाबू आपका? उम्र कितना है आपका? पति का नाम बताइए। भैया ड्यूटी से आ गए था तो पहले हॉस्पिटल भिजवा दें। हाँ ज्यादा दिक्कत तो है। तो पहले हॉस्पिटल चले जाइए, इसके बाद बयान ले लेते हैं। बयान लीजिए सर। अगर संभव है तो बताइए। कपड़ा पसारने हम गए। कितना बज रहा होगा उस समय? कितना 10:15 बज रहा होगा। 10:15 या 10:30। कपड़ा पसारने गए, इतने में आया 7 लड़का नहीं कीजिए तो ज्यादा बेटर। क्या हुआ था? बोलने बेटा बोलने नहीं बोलने के मन करता है ना सर, नहीं बोलने का मन। बोल दे बेटा। किसी को पहचानते हैं आप? क्या क्या लेके गया? सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके गया। जो सब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके गया। लास्ट में जाते जाते मेरा मंगलसूत्र ले लिया। आपके साथ कोई मारपीट का वाला? हो गया। घर पे और कौन कौन? हम थे और मेरा छोटा बाबू था। क्या हुआ उस टाइम? वो लोग घुस गया नाम पूछते पूछते। उतना नहीं बोल सकेंगे। कितने लोग थे? 7 थे। अच्छा, कोई हाथ में कुछ था क्या उन्होंने? नहीं। डॉक्यूमेंट्स में क्या कर लेके गए? अब वो तो जिसका डॉक्यूमेंट्स है वही जानेगा ना। किनका था डॉक्यूमेंट्स? मेरा देवर का था। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। ठीक है। हम लोग माने देखिए, हम लोग तो माने हमारा लड़की और हम चल गए बाजार। माने यही कि 10:20 के 10:15 के अंदर में गए। ओकर बाद हम लोग कजे गए और नहीं गए, उतना देर में घुस गया। माने 11:15 बजे के अंदर वो निकल गया मारपीट के। बहू क्या ले देखिए। क्या क्या मैंने कितना आदमी था वो लोग? 7 आदमी था। क्या क्या ले गया? अब वही बड़ा छोटा लड़का वाला सब जितना कागज पत्र सब रहा वही लेके चल गया। बहू वाला गला वाला टान लिया मंगलसूत्र। बहू के मारा पैर हाथ बांध के। किसी को आप लोग पहचानते हैं? नहीं, बहू एक गोटा पहचानता है और नहीं। किसी पे शक? किसी पे शक? अब किसी पर शक तो अब केकरा पर शक तो बढ़िया बोलता है। पैसा या जेवर? नहीं वो सब नहीं किया। तो फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके? खाली डॉक्यूमेंट्स और कागज माने 2 ठो ले गया। कौन चीज का कागज रहा या पटना रहा, लड़का वाला सब हम लोग नहीं जानते। हम पढ़े लिखे नहीं है बाबू। आपका बेटा करते क्या? मेरा बेटा के जनरेटर आयल रहा। पारन दिन है ना 21 तारीख, वो 21 तारीख के माने वो 5 बजे यहाँ 5:30 में शाम को माने जाता है दिल्ली में माने सेंटर पर। किस चीज का? थी रेलवे में ग्रुप डी में। हाँ वही घूर फिर बोला कि धर्मिंदर कहाँ है। बहू के बोला कि धर्मिंदर घर देने होगा, हम माँ को भेज रहे हैं, माँ के भेज रहे हैं से माँ बता देगा। उतना तो वो आया यार मुँह दाग दिया, ये मुँह रहा बहू। अच्छा, उसका हाथ में क्या कुछ था? सामान था? अब वो पूछने से हमारा तखनीस तो होश हवास में नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा तेतरी कुमारी। कुल्टी से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब महज 4 से 6 महीना शेष बचे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिला कार्यालय के निर्वाचन विभाग के द्वारा गुरुवार मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम संयोजन, संशोधन एवं विघटन के लिए आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब महज 5 से 6 महीना शेष बचा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। जिला कार्यालय के निर्वाचन विभाग के द्वारा गुरुवार मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम संयोजन, संशोधन एवं विघटन के लिए आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 299 सरकारी कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया। जिला चुनाव विभाग ने 18 नवंबर से 14 दिसंबर तक मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम संयोजन, वियोजन एवं संशोधन करने के कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। प्रतिदिन बूथ केंद्रों पर 2 घंटे निर्वाचन कर्मी मतदाता सूची में नाम संयोजन, वियोजन एवं संशोधन कार्यों के लिए बैठेंगे। इसके अलावा शिविर के माध्यम से भी यह कार्य किया जाएगा। शनिवार और रविवार शिविर लगाया जाएगा। उस दिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदाता सूची में संयोजन, वियोजन और संशोधन का कार्य किया जाएगा। जिन मतदाताओं की उम्र 2021 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वह अपना मतदाता सूची में नाम संयोजन करा सकते हैं। প্রথম যে 6 নম্বর ফর্মটা আপনার কাছে প্রথম যেদিন জমা পড়লো সেটা 1, তারপরে 2 দিন পড়লো না, 3 দিনের দিন আরো 2টো পড়লো, সে 2 আর 3 যাহা পাইলাম তাহা সত্য, নিশিকান্ত দত্ত বলে সই করে দিলেন। যাহা পাইলাম তাহা সত্য তো ভাষা কথা হলো, এরকম রিপোর্ট কিন্তু হবে না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल मंडल परिषद बैठक गुरुवार आसनसोल स्थित दुरांडो हॉल में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे को निजीकरण करने, नई पेंशन स्कीम और रेलवे कर्मियों के भत्ते में कटौती के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल मंडल परिषद बैठक गुरुवार आसनसोल स्थित दुरांडो हॉल में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे को निजीकरण करने, नई पेंशन स्कीम और रेलवे कर्मियों के भत्ते में कटौती के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान डीआरएमयू के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि गुरुवार मंडल परिषद की बैठक आयोजित की गई है, वह भी ऐसे समय में जब काली पूजा, छठ पूजा सामने है, लेकिन यह हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह केंद्र सरकार रेलवे को निजीकरण करने की दिशा में कार्य कर रही है, इससे कर्मियों को जागरूक करना बहुत जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार की इन नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर सभी ट्रेड यूनियन देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किए हैं। इसके पीछे कारण है कि केंद्र सरकार ने रेलवे को निजीकरण किया है, नई पेंशन स्कीम को लागू किया है, जिसके कारण 2004 के बाद से जो रेलवे कर्मियों की नियुक्ति हुई है, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, यानी जो नई भर्ती की गई है वे कर्मी पेंशन से वंचित रहेंगे। हम लोगों का ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का डिविजनल काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये मीटिंग ऐसे समय में पुकारा गया है जैसे कि चारों तरफ पूजा का माहौल है, सामने काली पूजा है, छठ है, फिर भी हम लोगों को ये मीटिंग करने पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार, वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकार तमाम संगठन को, तमाम जो हमारा केंद्रीय संस्था है, सरकारी संस्था है, उसको बेचने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं 26 तारीख को सभी ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जितना है, सभी एक साथ मिलके इस सरकार के खिलाफ 26 तारीख को एक बंद का आयोजन किया है, भारत बंद का, साधारण धर्मघट का आयोजन किया है, ऐलान किया है, जिसमें हमारा बहुत सारा मुद्दा है। इसमें एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो बीजेपी सरकार लाया है 2004 से, जो लड़का सरकारी संस्था में जिनका नियोग हुआ है उनको पेंशन नहीं मिलेगा, डीए को फ्रीज कर दिया गया। इस तरह बहुत सारा जो हमारा अनाउंसेस है, उस अनाउंसेस को बंद कर दिया गया। रात्रिकालीन भत्ता जो है उसको बंद कर दे रहा है। कहीं 2.5 लाख से ऊपर पद खाली है केवल रेलवे में, उसको नहीं फिलअप किया जा रहा है। उस तरह LIC को बेच दिया जा रहा है, कोल को बेच दिया जा रहा है, सभी तमाम बैंक को मार्च कर दिया जा रहा है। ये जो एक तानाशाही रवैया है इस सरकार की, उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे आसनसोल डिवीज़न में हमारा 8 शाखा है, 8 शाखा हम लोग यहाँ तमाम ऑफिस बेयरर और हम लोग 3 केंद्रीय नेता हैं यहाँ पर। वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल सुधीर राय, मैं खुद, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल MS मंडल जी, और फाइनेंस सेक्रेटरी सेंट्रल कमरेड मधुगान प्रसाद सिंह जी, हम लोग तीनों केंद्रीय नेता हैं। आज हम लोग यहाँ पर सिद्धांत लेंगे 26 तारीख के ऊपर हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा,
इस सरकार के खिलाफ हमारा रणनीति हम तैयार करेंगे। आने वाले दिन में जो हमारा रेलवे में रिकॉग्नाइजेशन का 51% वोट लाना है, उसी को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आप सोच के देखिए कि ये सरकार को कितना वोट मिला। सरकार खुद क्या 51% वोट ला सका है? खुद को 51% वोट नहीं मिला और ट्रेड यूनियन में मान्यता उसी को रहेगा जिसको 51% वोट मिलेगा। मतलब ये सरकार जो श्रम आइन परिवर्तन किए हैं, श्रम आइन, नया श्रम आइन जो लाए हैं, उस श्रम आइन के तहत मजदूर का अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। किसी भी सेक्टर में ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा, ऐसा इनका सोच है। अगर ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा, पूंजीपति, कल कारखाना के मालिक अपना तानाशाही करेंगे, मजदूर को पैर के तले रौंदेंगे। उसके खिलाफ हम लोग जो लाल झंडा करते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है, रेलवे नहीं, पूरे मजदूर वर्ग का खून से रंगा हुआ ये झंडा ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नेतृत्व में हम लोग लगातार पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहे हैं इस सरकार की नीति के खिलाफ। आज भी हम लोग बैठ के जो रणनीति तैयार करें, इस रणनीति के तहत सरकार के खिलाफ पूरे ईस्टर्न रेलवे में, पूरे आसनसोल डिवीजन में हर एक मजदूर को यह बताने का काम करेंगे कि सरकार की नीति क्या है, ये सरकार क्या चाह रही है। इसका एकमात्र नीति है, मजदूर के अंदर में फूट डालो, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर मजदूर को बांटो और अपना जो काम है, अपना जो एजेंडा है, उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करो। तो साथ ही हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किए हैं। इस आंदोलन के तहत हम लोग जरूर मजदूर को ये बताने का काम करेंगे। हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे और इसको लगाम देने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। आपका नाम? हमारा नाम सुधीर राय, हम सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি
মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा के राज्य सभापति तथा मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष पर हुए आक्रमण के प्रतिवाद में बांकुड़ा के धसलढांगा स्थित नेशनल हाईवे के ऊपर भाजपा समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के राज्य सभापति तथा मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष पर हुए आक्रमण के प्रतिवाद में बांकुड़ा के धसलढांगा स्थित नेशनल हाईवे के ऊपर भाजपा समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी के सभापति दिलीप घोष अलीपुर द्वार के लिए जय गांव सभा करने के लिए जा रहे थे। उसी वक्त तृणमूल समर्थित हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। दिलीप घोष किसी प्रकार से अपनी प्राण को बचाकर वापस लौट आए। उसी के प्रतिवाद में भाजपा समर्थकों ने पथ अवरोध करते हुए राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। इस मौके पर उपस्थित भाजपा कर्मी विकास घोष ने बताया कि राज्य सभापति दिलीप कुमार के ऊपर बार बार इस प्रकार के आक्रमण किए जा रहे हैं, जो कि असहनीय है एवं अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हम लोग के पलटवार करने को बाध्य होंगे। पंचायत ভোটে আমাদের বিজেপির অনেক কর্মীদেরকে নমিনেশন ফাইল জমা করতে দেয়নি, এমনকি তৃণমূল প্রত্যেকটি ব্লকে তাদের বাবার জায়গা মনে করে দখল করে রেখেছিল। সেদিন কিন্তু আমরা বুঝিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমরা ভারতীয় মাননীয় রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয় এবং নিশীথ প্রামাণিক সাংসদ তার উপর যে নির্মমভাবে ইট পাথর নিয়ে যে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে, তার উপর যে হামলা করে তারই প্রতিবাদে আজ আমাদের বিজেপির তরফ থেকে প্রতিটি রাজ্য এবং জেলা জুড়ে মণ্ডল জুড়ে আজ বিক্ষোভ কর্মসূচি, তাই সেই জন্য আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করি। মৌসুমী বাউরি, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদিকা। আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষের উপর আক্রমণ বর্বরিত আক্রমণ হয়েছে, সেই আক্রমণের জন্য প্রত্যেকটি জায়গাতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করেছে। তাই আমরা বাঁকুড়া 1/1 মণ্ডলের পক্ষ থেকে ধসলডাঙ্গা এই যে অঞ্চল, এই অঞ্চলের ধসলডাঙ্গা মোড়ে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। তৃণমূলকে বলতে চাই যে এইরকমভাবে যদি আমাদের কর্মীদের উপর এবং রাজ্য সভাপতির উপর আক্রমণ হয়, আগামী দিনে আমরা কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবো না। তৃণমূলকে বলতে চাই যে আমরা চুরি পরে বসে নেই, আমরাও রাজ্য সভাপতি যে আক্রমণ হয়েছে আমরাও তৃণমূলের উপরে আক্রমণ করতে পারি। সে 2021 সালের পর তারা ব্যবস্থা আমরা করে দেবো সেই সব তৃণমূল। আজকে আমরা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করলাম, রাস্তা অবরোধ করেছি আমাদের জগদল্লা 1 নম্বর অঞ্চলের সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে নিয়ে। আমার নাম বিকাশ ঘোষ, বাঁকুড়া 1/1 मंडल सभापति। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुलटी रानी तालाब निवासी डेकोरेटर्स के काम के दौरान विद्युत स्पर्श के कारण एक युवक की मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक के परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुलटी रानी तालाब स्थित जीटी रोड को जाम कर दिया। कुलटी रानी तालाब निवासी डेकोरेटर के काम करने के दौरान विद्युत स्पर्श के कारण एक युवक की मौत हो गई, जिसे लेकर उसके परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुलटी रानी तालाब स्थित जीटी रोड को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक डेकोरेटर स्वर रानी तालाब निवासी बसंत अली इमाम के अंतर्गत नियामतपुर में आयोजित शादी समारोह में डेकोरेटर का काम कर रहा था।
कार्य के दौरान विद्युत स्पर्श होने के कारण डेकोरेटर तस्लीम अंसारी नामक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। मृतक के शव को कुल्टी रानी तालाब जीटी रोड पर शव रखकर जाम किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय युवकों ने भाग लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को लगभग 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। अंत में पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया एवं मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने इस घटना को लेकर डेकोरेटर्स के मालिक वसंत अली इमाम को हिरासत में लिया। क्या घटना हुआ? घटना में हुआ था जैसे वो ऊपर दीवार में चढ़ा हुआ था। हाँ मेरे 3 गो दोस्त गए थे खाना खाने, तो 5 मिनट में खाना आने जाने में लगाने होगा। उतने में दूर से हम उसको देखे, तो ऊपर से ट्रस गिरते और उसको गिरते उतने हम दौड़ जाए तो देखे पूरा गर्दन में तार फंसा हुआ था और पैर में जीआई तार फंसा हुआ था। फंसे हुआ पूरा गिर गया, गिर का पूरा माथा फटा हुआ था। गिर का फटा, जब वो गिरा तो पूरा उसका सांस चल रहा था। ये हुआ रास्ता में घटना। कहाँ पर घटना हुआ? घटना हुआ नियामतपुर मदरसा का पीछे। तो वहाँ पर क्या जैसे जो है क्या करंट लगने के बाद स्पॉट डेट हो गया वहाँ पर? नहीं, गिरने का बाद हुआ, जैसे रास्ता में हुआ स्पॉट डेट। तो फिर जो है हॉस्पिटल ले गया? हाँ हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर देखा, आँख देखा, हाथ में देखा तो बोल दिया डेट हो गया, मृत घोषित कर दिया। आपका नाम? मिनान, अब्दुल मिनान खान। कहाँ रहते हैं? बंगाल में रहते हैं। क्या घटना हुआ आज आपके लड़का के साथ? मेरा लड़का उसकी लाइन लड़की की गिर मर गया, जो लड़का लोग बोल रहा हमको इतना चाहिए, हमारा कोई नहीं है, वही लड़का मेरा जो कुछ रहा। तो आपका क्या डिमांड है? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया मेरा चाहिए। मैंने आपने डिमांड रखा कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए? हाँ। तो अभी जो है प्रशासन जो है कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट किया है। हाँ। उसी से आप बात करना चाहेंगे? हाँ। आपका नाम? कमरुन्निसा। कुल्टी से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। विभिन्न पूजाओं को लेकर पूजा कमेटियों के साथ रानीगंज थाना में एक बैठक का आयोजन। आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी में 1 की मौत एवं 2 गंभीर रूप से घायल। दुर्गापुर निवासी लक्ष्मी देदत्ता को रोजगारी के लिए ई रिक्शा प्रदान। रानीगंज में धनतेरस यानी धनवंतरी त्रयोदशी धूमधाम से मनाई गई। भाजपा किसान मोर्चा के कर्मियों द्वारा कृषकों के साथ विरोध प्रदर्शन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।